आप लोगों का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का चैप्टर कंप्लीट हो गया था, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। मेरा आपसे एक बात ये कहनी है कि केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में से जहाँ तक अब तक हो चुका है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो वो जूम सेशन में डिस्कस कर लीजिए। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मुझे जहाँ तक ध्यान है थर्मोडायनेमिक्स में आपका क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट भी हम डिस्कस कर चुके हैं और हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी शायद डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के, है ना। नहीं किया है तो कर लेंगे, आप लोग डिस्कस कर सकते हो है जूम सेशन में, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। This is actually law of conservation of energy. Yes, एक्चुअली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और इसमें बड़ा सिंपल सा है, इनपुट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट स्टोरेज प्लस इनपुट स्टोरेज। तो आप ध्यान दीजिए कि इफ वी सप्लाई डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, if we supply delta Q amount of heat energy to a gas system and delta W is work done by the gas system, and change in internal energy is du, then delta q इक्वल टू डेल्टा w प्लस du। ध्यान दीजिए, डेल्टा q है आपकी हीट सप्लाइड किसी भी गैस सिस्टम को, है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो आपका कोई गैस सिस्टम है, मान लीजिए ये गैस सिस्टम है, इसके अंदर कोई गैस भरी है, आपने इसमें डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दिया है। अब इसमें से सपोज डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन हो गया और डी यू इसके अंदर स्टोर हो गया, तो आपका जो इनपुट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आपका आउटपुट प्लस इनपुट स्टोरेज, ये दोनों मिलकर के आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो इट इज एविडेंटली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत ही एविडेंट है कि दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए ये चीजें जो है ना, इनको क्या क्या लिखते हैं, कैसे कैसे कहते हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूं। तो देखो बेटा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, है ना। डेल्टा क्यू को हम कहते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या कहते हैं? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू को भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं, डेल्टा डब्ल्यू को भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही कहते हैं। डी को हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब इसका मतलब क्या है, आप इसका मीनिंग समझिए कि व्हाट इज द गैप बिटवीन दीज टर्म्स। एक्चुअली ये जो साइन है ना, डेल्टा, डेल्टा एंड डी, इसका कारण भी यही है। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हर प्रोसेस के लिए, हर पाथ के लिए, हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग होती है। लेकिन डी यू की वैल्यू जो होती है वो हर प्रोसेस के लिए, हर पाथ के लिए, एवरी ऑपरेशन के लिए सेम होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो पता है ये क्या चीज है कि ये डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, बोथ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, दोनों के दोनों
दोनों के दोनों ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द पाथ और द प्रोसेस, डिपेंड अपॉन द पाथ और द प्रोसेस followed as well as initial and final position, initial and final position। आप इस बात को समझिए, यानी कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पर तो डिपेंड करता ही करता है, किस तरह से गया है, किस रूट से गया है, किस प्रोसेस से गया है, उस पर भी डिपेंड करता है, किस प्रोसेस से चेंज हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होता है डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट और पोजीशन, ये बात है, राइट। ओके, चलिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें ये दोनों चीजें जो हैं पाथ डिपेंडेंट हैं, जबकि ये चीज पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ओके, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो ये मैं बता देता हूं आपको। देखिए डेल्टा क्यू इफ एनर्जी इज सप्लाइड, if energy is supplied to the system, if energy is supplied to the system, then it is positive, then it is positive। but if energy is taken out, but if energy is taken out from the system, from the gas system, if energy is taken out from the gas system, then it is negative। ठीक है, तो ये बात है कि जैसे अगर सिस्टम को आपने दिया है, जैसे आपने किसी गैस सिस्टम को स्टोव के ऊपर रख के गर्म किया, तो स्टोव पे रख के आपने गर्म किया, तो इसका मतलब आपने एनर्जी दी, दैट इज पॉजिटिव एनर्जी। आपने निकाल लिया उसमें से, दैट इज नेगेटिव एनर्जी, है ना। इसी तरीके से डेल्टा डब्ल्यू को पता है पॉजिटिव कब कहेंगे, इफ वर्क इज डन बाय गैस सिस्टम, डन बाय गैस सिस्टम, इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। ध्यान दो, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब वॉल्यूम बढ़ता है, when volume increases, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव, है ना। अच्छा जी, if work is done on the system, on the gas system, then what, it is taken negative in this equation, it is taken negative when volume decreases, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव। अब देखो एक बात सुनो, कुल मिलाकर के हमें ये साइन वाइन के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका डी यू बढ़ता है, पॉजिटिव होता है, डी यू पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर घटता है तो आपका डी यू घटता है, नेगेटिव होता है। समझ रहे हो? तो फंडामेंटली अगर हम बेसिकली लॉ पर विचार करें तो लॉ बड़ा क्लियर है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। एक्चुअली ये लॉ अपने आप में बहुत कुछ बातें कह दे रहा है अगर हम ध्यान दें तो। देखो बेटा, डेल्टा क्यू आपने सामान दिया, आपने एनर्जी सप्लाई करी, ठीक है। उस सिस्टम को जिसको आपने एनर्जी सप्लाई करी उसने इतना वर्क कर दिया और इतनी एनर्जी स्टोर रख ली, तो बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो गया, सिंपल, है ना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को मंथली सैलरी 1 लाख रुपया है, अब उसने मान लो 40 या 60,000 रुपीज मंथली खर्च कर दिए, तो बाकी बच गया।
तो इसका मतलब जो खर्च किया प्लस जो बचा सबका टोटल मिला के सैलरी के बराबर आ जाएगा ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी का नाम है। चलिए अब हम एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेंगे। तो देखिए वन बाय वन हम बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। एप्लीकेशन ऑब्लिक यूजेज, एप्लीकेशन ऑब्लिक यूजेज ऑब्लिक प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हम यूज करेंगे। तो मैं क्या क्या बातें करूंगा, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 प्रोसेसेस की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आइसोबारिक। बेटा आइसोबारिक को हम आइसोपीस्टिक भी कहते हैं। आइसोपीस्टिक प्रोसेस, है ना। आइसोबारिक के बाद हम कहते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक को ही हम आइसोमीट्रिक भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे आइसोथर्मिक प्रोसेस, है ना। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक या जनरल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक ऑब्लिक जनरल प्रोसेस। ठीक है। देखिए आइसोबैरिक और एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोपीस्टिक प्रोसेस, आइसोबारिक और आइसोपीस्टिक प्रोसेस, इसको कहते हैं प्रेशर कांस्टेंट, है ना। आइसोकोरिक को हम कहेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट, इसे हम कहेंगे नीदर वॉल्यूम कांस्टेंट नॉर प्रेशर कांस्टेंट नॉर टेम्परेचर कांस्टेंट, नथिंग इज कांस्टेंट बट डेल्टा क्यू इज 0, ये चीज है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जनरल प्रोसेस है जिसके बारे में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये हमारी सबसे ज्यादा जनरल प्रोसेस है, यानी इसमें कुछ फिक्स नहीं है, वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, राइट। चलिए तो मैं एक एक करके प्रोसेस को डिस्कस करूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से एक एक चीज को नोट करेंगे। ढेरों सवाल आते हैं, सैकड़ों सवाल। चलिए ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले आइसोबारिक और आइसोपीस्टिक प्रोसेस। बेटे मैं प्रोसेस के बारे में बात करूं उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूं कि मैं सभी प्रोसेस को डिस्कस करूंगा। आइसोबारिक आइसोपीस्टिक को डिस्कस करूंगा, आइसोकोरिक को डिस्कस करूंगा, और आइसोथर्मिक को डिस्कस करूंगा, एडियाबेटिक को डिस्कस करूंगा, पॉलीट्रॉपिक को डिस्कस करूंगा, सबको डिस्कस करूंगा। और पता है इनके डिस्कशन में मैं क्या क्या करूंगा। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिखूंगा, एक इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखने के बाद में मैं इंडिकेटर डायग्राम बनाऊंगा। इंडिकेटर डायग्राम बनाने के बाद मैं वर्क डन की कैलकुलेशन करूंगा, डेल्टा डब्ल्यू की, डी यू की कैलकुलेशन करूंगा और डेल्टा क्यू की कैलकुलेशन करूंगा। ये सारे काम हम करेंगे, ठीक है। तो मैं वन बाई वन बातें कर रहा हूं। आइसोबारिक प्रोसेस यानी P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट है ना। तो देखिए एच पर आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। देखो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है ना, आप सब जानते हैं क्या, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए आप, हमारे पास P कांस्टेंट है, V अपॉन टी, V अपॉन टी बराबर एन आर अपॉन पी। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा V अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम बोलेंगे V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी। तो हम इसको कहेंगे V प्रोपोर्शनल टू टी, V प्रोपोर्शनल टू टी। तो देखिए इट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ, है ना, चार्ल्स लॉ। इसका नाम चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ। इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस,
process, any gas obeys Charles law, obeys Charles law। तो गैस चार्ल्स लॉ को ओबे करती है। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ है V प्रोपोर्शनल टू T। कब होगा ये V प्रोपोर्शनल टू T? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन है भैया। प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। और V अपॉन T कांस्टेंट होगा, V अपॉन T कांस्टेंट होगा। ये चार्ल्स लॉ होता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन होगी, राइट? चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। चलिए अब हम बात करेंगे इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम हमें इंफॉर्मेशन देने वाला डायग्राम होता है। इसका नाम क्या है? इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम हम बनाएंगे थर्मोडायनामिक्स के हर प्रोसेस के लिए। ध्यान दीजिए, थर्मोडायनामिक्स के एवरी प्रोसेस के लिए हम इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे। और ये इंडिकेटर डायग्राम हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, एक साथ ढेरों इंफॉर्मेशन। देखिए सबसे पहले मैं इंडिकेटर डायग्राम बना रहा हूं आइसोबारिक का। बेटा पीवी डायग्राम को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ये आपका इंडिकेटर डायग्राम है, प्रेशर कांस्टेंट। ओके, इस पीवी डायग्राम की क्या खास बातें हैं वो आपको मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका जो स्लोप है, स्लोप होता है dp अपॉन dv। ये जीरो है, ये क्या है? जीरो है, राइट? अच्छा, इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट, वो होती है कैपिटल Cp। मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, राइट? कैपिटल Cp। अच्छा, इसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन थी ना हमारी, मैं फंडामेंटल डेफिनेशन पर आ रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की हमारी डेफिनेशन थी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ध्यान है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेफिनेशन थी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की। तो मैं यहां स्ट्रेन को बोलूंगा dp। चेंज इन प्रेशर इज स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर इज स्ट्रेन, वो सॉरी स्ट्रेस, आई एम सॉरी, स्ट्रेस, है ना? ध्यान दो, स्ट्रेस का मतलब होता है डेल्टा P dp, और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है dv अपॉन v। ये स्ट्रेन होता है बेटा। तो dp अपॉन dv अपॉन v। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, है ना? ध्यान दो, मैं यहां लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। Coefficient of elasticity for isobaric process is what? Is dp upon dv upon v। फंडामेंटल डेफिनेशन तो यही है। देखो इसको कह देंगे जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जीरो होता है। स्पेसिफिक हीट कितना होता है? Cp। स्लोप कितना होता है? जीरो होता है। चलिए ये सब चीजें आपके इंडिकेटर डायग्राम में हो गई। इसके अलावा और भी हम डायग्राम बना सकते हैं बहुत सारे। देखो मैं बना रहा हूं V में और T में डायग्राम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखिए V प्रोपोर्शनल टू T है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना? अच्छा, V अपॉन T में, V अपॉन T में और T में, तो ये V अपॉन T कांस्टेंट आएगा बेटा, है ना? इस तरह से भी आप बना सकते हो। VLT एंड V अपॉन T कांस्टेंट है, करेक्ट? अच्छा, V अपॉन T और V में भी आप डायग्राम बना सकते हैं। V अपॉन T एंड V में भी डायग्राम बना सकते हैं। आपका ये आएगा स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट है ना V अपॉन T। तो चाहे टेम्परेचर बदले चाहे वॉल्यूम बदले, कांस्टेंट ही रहेगा V अपॉन T आइसोबारिक प्रोसेस में, है ना? चलिए अब हम बात करेंगे वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस में आपको हमने पढ़ाया था वर्क डन बराबर
ये बहुत जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था, इंटीग्रेशन पी डी वी V1 से V2, ये आपको वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था बेटा। P कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाला जा सकता है, इंटीग्रेशन dV V1 से V2 आ गया। तो अब हम कर देंगे इसको P V2 माइनस V1 ये आपका, तो ये आ जाएगा P डेल्टा V। दिस इज वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हम P को बाहर निकाल सकते हैं, तो देखिए आपके पास में डेल्टा W आ गया P V2 माइनस V1 है ना बेटा, मैं इसको लिख रहा हूं P V2 माइनस P V1, तो ये आ जाएगा nRT2 माइनस nRT1। तो डेल्टा W बराबर आ जाएगा nRT2 माइनस T1। T2 माइनस T1 है ना, तो ये आपका डेल्टा W आ गया। तो इसको आप nR डेल्टा T भी लिख सकते हैं ना, nR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। ये आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आया है, हर प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन आएगा। मैं अब बात करूंगा DU, या चलो एक काम करो उसी पेज पर कर लो, पेज क्यों बदल रहे हो, DU। मैं यहां DU की बात करूंगा। DU तो बेटा हर हालत में NCV dt होता है, DU तो हर हालत में NCV dt होता है, राइट, ओके। डेल्टा Q जो होता है ना वो होगा NCP dt, आइसोबारिक प्रोसेस है ना, इसलिए इसको NCP dt, ये आपका डेल्टा Q हो गया। कुल मिला के आपके पास तीन चीजें आ चुकी हैं। देखिए कौन कौन सी चीजें आ चुकी हैं आपके पास। डेल्टा Q बराबर हमारा था डेल्टा W प्लस DU, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। डेल्टा Q की जगह हम लिखेंगे NCP dt, NCP dt। इसको हम लिखेंगे डेल्टा W, NR डेल्टा T है ना बेटा, इसको आप NR dt भी लिख सकते हो, है ना, हाँ NR dt प्लस DU को आप लिख सकते हैं NCV dt। तो आपके पास देखो n से n कट जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा CP इक्वल टू R प्लस CV। कुल मिला के आप लिख सकते हैं CP माइनस CV बराबर R। दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। इसका नाम क्या है, मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन। देखिए बच्चों मैंने आपको 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस बताई, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोमेट्रिक और एडियाबेटिक, और एक पॉलीट्रोपिक बताएंगे हम, ठीक है। मैंने ये प्रूव किया CP माइनस CV बराबर R, इसे मेयर्स रिलेशन कहते हैं। CP इज व्हाट इज CP? CP जो है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलिए इनके जरा आप डेफिनेशंस लिख लीजिए, CP, CV एंड R क्या है। ये R तो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, तो R तो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसके बारे में मुझे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। व्हाट इज कैपिटल CP? कैपिटल CP इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान दीजिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दिस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature, of 1 mole gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, 1 degree Celsius or 1 Kelvin, keeping pressure constant, हाँ जी। CP इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन कीपिंग प्रेशर
कांस्टेंट। ये सीपी आ गया है ना। अब देखिए कैपिटल सीवी क्या आएगा। कैपिटल सीवी की डेफिनेशन भी बिल्कुल यही आएगी। इसका नाम बोल देते हैं सबसे पहले, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। It is amount of heat required to raise the temperature of 1 mole gas, temperature of 1 mole gas at constant temperature of 1 mole gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume. At constant volume ये आ गया। तो जब ये चीज आ गई तो अब हम बात करेंगे। देखिए ये है ना, इसके अलावा मैं आपको एक दो टर्म और बता देना चाहता हूं यहाँ पे, छोटे वाली है ना, स्मॉल सीपी। देखिए ये कैपिटल सीपी था, एक स्मॉल सीपी और स्मॉल सीवी आपको और बता देता हूँ। ये एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट्स है, मोलर नहीं है, पर ग्राम की है। देखिए ये तो एक मोल की है। मोल का मतलब कैपिटल एम ग्राम, कैपिटल एम यानी मोलर मास। जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम, हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4 ग्राम। मोलर मास, एक मोल का मास, एक मोल का मास। तो ध्यान दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 28 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम, नाइट्रोजन का 28 ग्राम, राइट। तो ये देखिए सीपी जो है इट इज व्हाट, इट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर इसको कहेंगे हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of 1 ग्राम गैस। ध्यान देखना आपके बारे में 1 ग्राम गैस लिखा है, 1 ग्राम गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। आप ध्यान दीजिए स्मॉल सीपी जो है ना, स्मॉल सीपी को मैं लिख सकता हूं कैपिटल सीपी अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम आपका मोलर मास है। इसी तरीके से स्मॉल सीवी को हम वही लिखेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज व्हाट, इट इज हीट रिक्वायर्ड, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of 1 gram gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume, at constant volume। तो देखो बेटा आपका जो स्मॉल सीवी है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैपिटल सीवी अपॉन कैपिटल एम। एक्चुअली ये कोई जोरदार बात नहीं हुई है, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान बात है। कैसे कि आपने कैपिटल एम लिखा तो कैपिटल एम एक मोल है, उसके अंदर जो हीट चाहिए वो तो कैपिटल सीवी कैपिटल सीपी हो गई, और 1 ग्राम की चाहिए तो नेचुरल आप भाग लगा दो उसमें, है ना, कि एम का वैल्यू आपको पता है। अब आपको 1 का चाहिए तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गई ना, कि आपको एम का वैल्यू पता है, आपको 1 का चाहिए तो आप एम का भाग लगा दीजिए, आ जाएगा 1 का, राइट। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। आपका जो मेयर्स रिलेशन था मैं उसको जरा सा एक्सप्लेन कर दूं। कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी बराबर आर था मेयर्स रिलेशन, करेक्ट। अगर मैं यहां पर इसको स्मॉल सी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख दूंगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल सीपी माइनस कैपिटल एम इंटू स्मॉल सीवी इट इज इक्वल टू आर। तो आपका स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी, सॉरी स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर अपॉन कैपिटल एम। बस ये आपका
क्या आया, मेयर्स रिलेशन है। करेक्ट करेक्ट। ये हमने आइसोबारिक प्रोसेस की सारी स्टोरी सुना दिया आपको। यानी आइसोबारिक प्रोसेस में देखो हमने क्या क्या कर लिया। मेयर्स रिलेशन है ना, मेयर्स रिलेशन। ध्यान दीजिए आइसोबारिक प्रोसेस में हमने क्या क्या किया, एकदम इसी पेज पर किया है। शायद हमने आइसोबारिक प्रोसेस की सारी स्टोरी इसी पेज पर है ना। यहां देखो आप, स्टार्ट से सबसे पहले हमने आइसोबारिक प्रोसेस को डिफाइन किया है। डिफाइन करने में हमने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट कहा है। आपके पास में PV इक्वल टू nRT, P को आपने कांस्टेंट रखा, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है ना। तो V अपॉन T कांस्टेंट आ गया, V प्रोपोर्शनल टू T आ गया। इसे बेटा कहते हैं चार्ल्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोबारिक प्रोसेस में चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो चार्ल्स लॉ इज फॉलोड, राइट। इसके बाद में इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम इज इंडिकेटिंग entire process what is happening upon the gas system is the indicator, is represented by indicator diagram. So whatever process is carried out, कोई भी प्रोसेस हो रहा है ना गैस के ऊपर, तो उसको हम इंडिकेटर डायग्राम पर प्रेजेंट करते हैं। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, PV डायग्राम होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये आपका इंडिकेटर डायग्राम है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो स्लोप आपका जीरो हो गया, स्लोप आपका जीरो हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ कोर्स मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, है ना। और ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, ध्यान रखना, है ना। हाँ, ये आपका स्ट्रेस आपका डेल्टा P आएगा, स्ट्रेन आपका डेल्टा V अपॉन V आएगा, और ये आपके पास में इसकी रिजल्ट जीरो आएगी हमेशा, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जीरो होती है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जीरो होती है, ध्यान दीजिए। और प्रोसेस के लिए नहीं, केवल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ये आपका VT ग्राफ भी है, तो कोई खास बात नहीं है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। वर्क डन, वर्क डन हमने P को कांस्टेंट किया, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। सो इट्स बिकमिंग लाइक दिस, राइट। एंड PV2 माइनस V1 P डेल्टा V, PV2 माइनस V1 इज PV2 माइनस PV1, nRT2 माइनस nRT1। सो अल्टीमेटली इट इज कमिंग दिस डेल्टा W। DU आपको हमने कहा परमानेंटली यही होता है, चाहे प्रोसेस कैसा भी हो, चाहे प्रोसेस कैसा भी हो, DU बदलता नहीं है। DU सब प्रोसेस के लिए एक जैसा होगा। DU जो है NCVDT किसके लिए होगा, आइसोबारिक के लिए। DU NCVDT किसके लिए होगा, आइसोकोरिक के लिए। DU NCVDT किसके लिए होगा, आइसोथर्मिक के लिए। DU NCVDT किसके लिए होगा, एडियाबैटिक के लिए। DU NCVDT पॉलीट्रॉपिक के लिए भी होगा। यानी DU तो बदलना ही नहीं है, इसीलिए इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते थे। इसको हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसीलिए बोला था। इसके अंदर क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये बदलेगा। ये CP है, इसलिए यहां पे कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर का फार्मूला लगा दिया। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई किया। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहां नोट डाउन कर लीजिए आप। फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU। तो ये आ गया आपके पास CP माइनस CV, मेयर्स रिलेशन आ गया। ऐसा होते ही आप देखिए CP का आपको डेफिनेशन बता दिया, CV का डेफिनेशन बता दिया, है ना। तो ये आपके पास में मेयर्स रिलेशन, यहां मैंने स्मॉल CP और स्मॉल CV भी आपको बता दिया है। कुल मिलाकर के हमने आइसोबारिक प्रोसेस से रिलेटेड सारी कहानी कर दी है। अब हम अगली कहानी शुरू करेंगे मेट्रिक प्रोसेस और आइसोकोरिक, है ना। तो देखिए जी, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बेटा। क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब देखिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन पर जब हम बात करेंगे तो मैं कहूंगा PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। V कांस्टेंट है बेटा, तो इसका मतलब P अपॉन T बराबर NR अपॉन V। आप देखिए सारे कांस्टेंट्स को मैं एक साइड में ले आया हूं, N R V ऑल आर कांस्टेंट। सो P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट।
अब जब P अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T होता है, P प्रोपोर्शनल टू T होता है ना। इसे कहते हैं गैलो-सैक्स लॉ। गैलो-सैक्स लॉ, ये गैलो-सैक्स लॉ है। ओके, तो गैलो-सैक्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब। तो देखिए इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस गैलो-सैक्स लॉ इज ओबेड। जैसे उसमें चार्ल्स लॉ ओबे होता था, इसमें गैलो-सैक्स लॉ ओबेड हो गया, है ना। तो व्हाट गैलो-सैक्स लॉ इज? गैलो-सैक्स लॉ इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब? V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसकी कंडीशन है, राइट। चलिए ये तो लॉ हो गया। अब हम जरा इंडिकेटर डायग्राम बना रहे हैं। इंडिकेटर डायग्राम देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस की खास बात है कि V कांस्टेंट है। देखो मैं प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम बना रहा हूं बेटे। प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम जब हम बना रहे हैं तो प्रेशर, ये वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट। एक मिनट जरा मैं देख लूं। चल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा। जब आपका ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना, तो मैं कहूंगा कि यहां पर जो है ना स्लोप इनफाइनाइट आ गया। करेक्ट। अच्छा, स्लोप इनफाइनाइट हो गया इसकी, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट को हम कैपिटल CV बोल देंगे। दैट इज एक्चुअली मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हम बात करेंगे किसकी? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो वही है, हमेशा ही वही रहेगी, बदलेगी नहीं कभी भी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है बेटा dP अपॉन dV अपॉन V। अब देखिए dP तो आपका जीरो है नहीं, लेकिन dV आपका जीरो है, इसलिए ये इन्फिनिटी आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इन्फिनिटी आ जाएगा। एक मिनट मैं चार्जर पे लगा देता हूँ, मेरे को लग रहा है कि शायद कहीं फोन जो है ना डिस्चार्ज ना हो जाए। पता नहीं क्या बात है। चलिए, तो देखो ये आपका इंडिकेटर डायग्राम है। अब इंडिकेटर डायग्राम के बाद में हम बात करेंगे डेल्टा W। डेल्टा W इज द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो बेटा, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इसको मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन PdV V1 से V2, और ये जीरो के बराबर आएगा। वाई जीरो? बिकॉज नो चेंज इन वॉल्यूम इज टेकिंग प्लेस। तो आपका वर्क डन जीरो आएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन जीरो आएगा। du कितना आएगा? du आएगा आपका NCV dt, राइट। डेल्टा Q कितना आएगा? डेल्टा Q आएगा आपका NCV dt। आप कहेंगे हैं ये क्या हुआ? du और डेल्टा W को आपने तो सेम, डेल्टा Q को आपने तो सेम लिख दिया। हाँ देखो, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेटा चेक करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस du। तो बट नेचुरल है डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस du। डेल्टा W जीरो है,
डेल्टा डब्ल्यू कितना है, 0 है, प्लस डी यू। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि जब डेल्टा डब्ल्यू 0 हो गया तो डेल्टा क्यू जो हीट सप्लाई होगा वो डी यू के बराबर होगा, और वो होता है एन सी वी डी टी। खत्म बात। ठीक है, ये आपके किसके बारे में बात हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात हो गई, कंप्लीट बात हो गई। अब हम बात करेंगे आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसोथर्मिक प्रोसेस, देखो बेटा, आइसोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। तो देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो ये पीवी बराबर एन आर टी है। हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, एन को कांस्टेंट रखेंगे, आर को कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए एन आर टी तीनों चीजें कांस्टेंट है, तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। और जब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा तो हम कहेंगे पी प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसे क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ, राइट। हेंस in case of isothermic process, in case of isothermic process, the gas system obeys Boyle's law, obeys Boyle's law। Boyle's law बेटा ओबे होता है ना, Boyle's law। अब देखिए इस बॉयल्स लॉ का तो ठीक है, हो गया ये तो बॉयल्स लॉ को हम बड़ा सिंपल लिख देंगे, क्या, P1 V1 बराबर P2 V2, ऐसा हम बॉयल्स लॉ को लिख देते हैं, राइट। आइडियल गैस इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं, PV इक्वल टू nRT। देखो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ यहाँ पे, हालांकि वो अभी मतलब की बात नहीं है। जैसे हमने PV इक्वल टू nRT लिखा, आइडियल गैस इक्वेशन है, आपका n और r दोनों कॉन्स्टेंट है, तो PV अपॉन T क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, n और r दोनों कॉन्स्टेंट है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। चलिए यहां पर हमने ऐसा लिख दिया। अब मैं इंडिकेटर डायग्राम बनाऊंगा, तो आई एम फोकसिंग ऑन इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम माने पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। ध्यान दो, इंडिकेटर डायग्राम को हम कहते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। बॉयल्स लॉ है, P प्रोपोर्शनल टू 1/v है, सर्टेनली इट विल बी हाइपरबोलिक, है ना। सो ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक, ठीक है जी, ओके। चलिए आपका ये इंडिकेटर डायग्राम हो गया। इसके बारे में हम स्लोप की बात करेंगे। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज dp अपॉन dv, dp अपॉन dv एंड इट इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v। आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना इक्वेशन को, pv इक्वल टू कांस्टेंट को, तो ये आ जाएगा। करके बता दूंगा, करके बता देता हूं मैं। pv इक्वल टू कांस्टेंट, एक बार आप p को कांस्टेंट रखें, v को डिफरेंशिएट करें, एक बार आप v को कांस्टेंट रखें, p को डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ठीक। अब देखो आप dp अपॉन dv को क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे p अपॉन v। चेक करो, dp अपॉन dv it will be p अपॉन v, माइनस p अपॉन v। चेक करो, बिल्कुल हमने क्या किया, pv इक्वल टू कांस्टेंट जो बॉयल्स लॉ था उसको डिफरेंशिएट किया। वंस वी कीप वन क्वांटिटी कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग द अदर वन, एंड देन वी विल कीप अदर क्वांटिटी कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट वन, राइट। तो सिंपल किया है, dp अपॉन dv माइनस p अपॉन v आ गया। ये आपका बेटा ग्राफ का स्लोप आ गया, ओके। मैं अब बात करूंगा स्पेसिफिक हीट। इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, जरा सोचो, 1 मिनट के लिए आप जरा सोचिए। स्पेसिफिक हीट देखो, एक बात सुनो, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपिटल Cp हो गई, राइट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ओके। और आइसोकोरिक के लिए स्पेसिफिक हीट कैपिटल Cv हो गई, राइट। अब आपका आया है आइसोथर्मल, इसके लिए स्पेसिफिक हीट क्या होगी, सोचिए जरा 2 मिनट के लिए आप लोग, है? मैं लिख दे रहा हूं, लिख दिया मैंने। स्पेसिफिक हीट इंफिनिटी है, ऐसे कैसे हुआ, इंफिनिटी कैसे हो गया, इंफिनिटी कैसे बोल दिया मैंने। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, आप कितना भी गर्म करो, क्योंकि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट की कंडीशन लगा रखी है। क्या कंडीशन लगा रखी है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अरे भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा,
आप जितना मर्जी गर्म कर लीजिए, कि जितना मर्जी हीट अप कर लीजिए, तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ हीट यू आर सप्लाइंग, टेम्परेचर इज बीइंग कांस्टेंट. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. Okay, so definition of the specific heat is amount of the heat required to increase the temperature. And here, whatever amount of heat is being supplied, temperature is not increasing. भाई टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं कर रहा, तो स्पेसिफिक हीट कहाँ से आ जाएगी? तो इन्फिनिटी होगी. करेक्ट. तो ये आपका इन्फिनिटी आपकी स्पेसिफिक हीट आ गई. चलिए, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, है ना. कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मिक इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना. देखिए यहाँ ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है. आपकी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन हमने बताया dp अपॉन dv अपॉन v, इट इज इक्वल टू माइनस p. इट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, राइट. तो आप जो है यहाँ इससे जो है बात, ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ तक की बात आपने कर ली कंप्लीट. ये माइनस पी आएगा. देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है. लुक ओवर हियर, दिस इक्वेशन इटसेल्फ इज गिविंग दिस रिजल्ट. तो ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आ गई. पक्का. चलिए अब हम बात करेंगे वर्क डन. वर्क डन फॉर आइसोथर्मिक प्रोसेस. देखो बेटा, वर्क डन फॉर आइसोथर्मिक प्रोसेस, ये आपके स्कूल में पूछ लिया जाता है बहुत बार. तो डेल्टा डब्ल्यू आपका आएगा इंटीग्रेशन पी डी वी, V1 से V2. अब देखिए आपका इंटीग्रेशन V1 से V2 तो है, P आपका कांस्टेंट नहीं है. इस बार आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है. इस बार आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट विल बी P. तो मैं P को लिख रहा हूं, आप देखना जरा, nRT अपॉन V dV. ये मैंने P को लिख दिया. तो P इज सिंपली आई हैव रिटन nRT अपॉन V, क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है, तो P इक्वल टू nRT अपॉन V आ जाएगा, राइट. nRT आप बाहर निकाल दीजिए, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन V dV. तो डेट इज व्हाट nRT, और ये आपका आ जाएगा ln V2 अपॉन V1. ये आपका डेल्टा W आ गया. तो आप देखिए ये इंटीग्रेशन करने पे आया. 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln V, है ना. तो दैट इज V2 अपॉन V1. तो आपका डेल्टा W आ गया है nRT ln V2 अपॉन V1. बेटा इसको मैं पता है क्या बोल सकता हूँ? nRT को मैं बोल सकता हूँ P1 V1, nRT को मैं बोल सकता हूँ P1 V1, एंड ln V2 अपॉन V1 बोल सकता हूँ, है ना. और nRT को क्या बोल सकता हूँ मैं? P2 V2 भी बोल सकता हूँ, ln V2 अपॉन V1 भी बोल सकता हूँ. ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू nRT. ये आपका बॉयल्स लॉ है. P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू nRT इक्वल टू PV इक्वल टू कांस्टेंट. ये आपका बॉयल्स लॉ है. ठीक है, तो हमने ऐसा लिख दिया. करेक्ट. और पता है मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर आप ध्यान देंगे ना यहाँ पे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो गया ना. तो हम लिख देंगे यहाँ पे V2 अपॉन V1 कितना? P1 अपॉन V2, ऐसा. अब यहाँ पर भी हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो देखो डेल्टा W क्या है? डेल्टा W है आपका nRT ln ऑफ P1 अपॉन P2, है ना. ऐसा भी चलेगा. ये आपका log ऑफ जो है ना टू द बेस E है, ये टू द बेस E है. 10 के बेस में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप लोग जानते हैं सब, तो वो कोई खास बात है नहीं. ये आपका डेल्टा W आ गया. डेल्टा W आ गया. इसके बाद में हम बात करेंगे DU की. DU इज व्हाट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है mCV dt, एंड दिस इज जीरो फॉर आइसोथर्मिक प्रोसेस. आइसोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, इसलिए DU हर हालत में जीरो होगा आइसोथर्मिक प्रोसेस में, राइट. नाउ बाय यूजिंग
बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे ना, तो इसमें हम कहेंगे डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डी यू, है ना। डेल्टा क्यू वी डोंट नो, बट डेल्टा डब्ल्यू इज नॉन टू अस, एनआरटी लॉन ऑफ V2 अपॉन V1 फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, वो सॉरी आइसोथर्मिक। डी यू इज जीरो, डी यू इज जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू आएगा। एंटायर एनर्जी सप्लाइड टू द गैस सिस्टम विल बी यूज टू डू एक्सटर्नल वर्क। सारी की सारी एनर्जी जो है एक्सटर्नल वर्क करने में काम आ जाएगी। तो ये आपके 3 प्रोसेस हो गए, है ना। अब हमारा चौथा एडियाबैटिक प्रोसेस बचा और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बचा। तो देखिए आप इतना करिए, इसके बाद हम जो एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बस ये थर्मोडायनेमिक्स का आपका जो चैप्टर है ना, इसके अंदर एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कराएंगे, और ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होने के बाद में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिस्कस करेंगे, और बस ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों से मेरे को ये कहना है कि जो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वाली जो DPP है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, जिससे हम थर्मोडायनेमिक्स पे स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, नमस्ते।